जेम्स बताए कि किस किस हेड में खर्च करना है, और एक तरह का ये संवैधानिक प्रावधान है जो जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस, उसको एड्रेस करने वाला है। तो हम देख रहे हैं कि इस बार जो जनसंख्या के अनुपात में बजट खर्च होना चाहिए था उसमें कमी किया है। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि जो सीधे लाभ पहुंचाने वाला जो स्कीम है उसमें बहुत कम, जैसे एससी का और एसटी का बात करें तो 3.1% ही उस पर सीधे लाभ पहुंचाने वाले पे काम किया है, और एसटी का 2.5% में। तो ये एक दुखद बात है कि आप उसके नाम पे अब जैसे लाइवलीहुड के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ये सब में जो खर्च है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज़्यादा खर्च कर देता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च उन लोगों को लाभ नहीं मिलता है जिनको इसकी ज़रूरत है। दूसरा ये कि जो इन पे खर्च होता है तो जो कॉमन स्कीम्स है जो सबके लिए, जैसे ICDS है सबके लिए है, और उसमें जो ट्राइबल एरिया का है उसको ICDS का पैसा को उसमें से निकाल दो, उसमें अतिरिक्त कुछ नहीं जोड़ते हैं, तो इस योजना का कोई मतलब नहीं होता है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। और इस तरह से अगर हम देखें तो जहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, जो पिछड़ापन का जो क्राइटेरिया है जो भारत सरकार ही निर्धारित किया है, उसमें शिक्षा एक महत्वपूर्ण बात है। एक अच्छी बात है कि विदेश पढ़ने वालों के लिए तो थोड़ा सा बजट बढ़ाया है, लेकिन पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को कम कर दिया। तो जब नीचे का पढ़ाई को अगर बुनियाद को अगर मजबूत नहीं करेंगे तो हायर एजुकेशन में कौन जाएंगे, कितने लोग जाएंगे। तो एजुकेशन पे जो फोकस होना चाहिए वो फोकस बिल्कुल नहीं दिख रहा है। नवोदय पे थोड़ा बढ़ाया पैसा, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। हेल्थ का स्थिति हम जान रहे हैं, कुपोषण का स्थिति जान रहे हैं कि झारखंड में कुपोषण की स्थिति खास करके आदिवासी और दलित समुदाय में, उस पर जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो नहीं हुआ है। हेल्थ पे एक अलग तरह का हेल्थ का प्रॉब्लम्स है, तो उस पर जो खर्च होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इधर हाल के दिनों में अगर आप देखेंगे तो आदिवासियों और दलितों पे जो अत्याचार बढ़ा है, उसके साथ में जो ज्यादती हुई है, या जहाँ पे बड़े आंदोलन चल रहे हैं, विस्थापन हो रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, वहाँ पे तो ऐसे लोगों को बचाने का, उसके अस्तित्व को बचाने के लिए जो इन्वेस्ट होना चाहिए, जिसके ऊपर में अत्याचार हुआ, जैसे महिलाओं पे अत्याचार हुआ तो वो उसका एक फंड बना, तो ऐसे लोगों को केस मुकदमों में जाने के लिए, उसको लड़ाई लड़ने के लिए कोई सपोर्ट नहीं है। उसके ऊपर में अत्याचार है तो उसका मुआवजा के लिए उसको उसका एक अलग कोर्ट हो जो रैपिड उस पर निर्णय, त्वरित निर्णय हो सके, ऐसा कोई प्रोविज़न जो करना चाहिए जिसकी हम लोग मांग करते रहे हैं वो भी नहीं है। तो कुल मिला के जिस मकसद से ट्राइबल सब प्लान और शेड्यूल कास्ट सब प्लान बनाया गया, वो मकसद को पूरा होते हुए नहीं देख रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने एक कानून बनाने का बात की, और कानून का हम लोग एक ड्राफ्ट भी TRI के सहयोग से एक कानून का ड्राफ्ट भी किए, जो कि पास नहीं हुआ। अगर ये कानूनी रूप से सक्षम हो जाएगा कानून, ये स्कीम अगर कानून का दायरा में आ जाएगा, तब इस पर शायद हम लोग कुछ सुधार पा सकेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम बलराम है। आज की इस प्रेस वार्ता में जैसा कि आप सभी को मालूम है, 1 तारीख को केंद्रीय बजट जारी किया गया है, और इस केंद्रीय बजट में खासकर दलित और आदिवासी के लिए जो बजट प्रावधान किया गया है, उस मुद्दे पर आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, संवाददाता सम्मेलन है। और दलित और आदिवासी का बजट मूलतः प्रावधानों के हिसाब से 3 सिद्धांत पर आधारित है। पहला ये कि उनकी जनसंख्या के हिसाब से बजट में भी उतना प्रतिशत आवंटन किया जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि दलितों का
जनसंख्या इस देश में करीब 16% है और आदिवासियों का 8% से ज़्यादा है। तो उस हिसाब से आपका बजट में अलोकेशन भी होना चाहिए। लेकिन ये लगातार हम लोग देख रहे हैं कि इस बजट प्रोविज़न में जनसंख्या के अनुपात में तो कभी भी इनका अलोकेशन नहीं होता है। जो अलोकेशन होता है उसमें से भी एक बड़ा हिस्सा ऐसी योजना में अलोकेशन कर दिया जाता है जिसमें दलितों और आदिवासियों को कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। सिद्धांत ये है कि जनसंख्या के हिसाब से अलोकेशन करना है और उन्हीं समुदाय को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए, इस सिद्धांत पर आधारित है। और तीसरा है कि वो 31 मार्च के अंदर में लैप्सेबल नहीं होना है। तो ये मूल सिद्धांत के आधार पर ये बजट का प्रावधान किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया है। तो इस साल भी जब हम लोग देख पा रहे हैं तो दलितों के मामले में यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि करीब 11% बजट अलोकेशन किया गया है और आदिवासियों के मामले में 8% के करीब अलोकेशन किया गया है। ये मोटे तौर पर आपका तस्वीर सही नज़र आती है, लेकिन जब उसके अंदर में जाएंगे तो और भी विपरीत परिस्थिति हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग बोलेंगे कि जो सीधा बेनिफिट इनको नहीं मिल पाता है। उदाहरण के लिए एससी वाले मामले में आप देखेंगे कि यूरिया सब्सिडी का पेमेंट के लिए बजट पिछले मतलब अभी इस साल में किया गया था, पिछले साल। उसी तरीके से न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी पेमेंट के लिए किया गया है और ऐसे ही बहुत सारे लंबे लिस्ट हैं जिसके आधार पर इनको कभी भी ये फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो इस साल का भी यही देखा जा रहा है कि बहुत कम परसेंटेज, जो इतना 11% बोल रहे हैं और 6% बोल रहे हैं, उसमें से जब हम रियली देखेंगे तो 3 से 4% बजट का आवंटन में से ही इन समुदायों को बेनिफिट मिल पाएगा, अगर उसका बेहतर क्रियान्वयन होगा तब। तो ये अभी आने वाला समय में ये देखा जाना बाकी है। बाकी हमारे और भी साथी